हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 4 के अंतर्गत अप्रत्यास्थ संघट के बारे में बताऊंगा। अप्रत्यास्थ संघट, जैसा कि आप जानते हैं, कि वह संघट जिसमें संघट के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर गति करते हैं, अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। अप्रत्यास्थ संघट में संवेग तो संरक्षित रहता है, किंतु ऊर्जा की हानि हो जाती है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो आज मैं आपको अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की कितनी हानि होती है उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न है, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा हानि के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, यानी इसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास दो पिंड हैं। एक पिंड है ए जिसका द्रव्यमान है m1, ये u1 वेग से गति कर रहा है, और दूसरा पिंड है हमारा b जिसका द्रव्यमान है m2, और जो दूसरा पिंड है वो स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, यानी इसका जो वेग है u2 बराबर 0। ये कैसा स्थिर है, ये गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका वेग 0 है। अब यह पिंड जाके पीछे से इसको क्या करता है, टक्कर मारता है, और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर इसी पिंड के वेग की दिशा में गति करने लगती है। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा टक्कर से पहले की स्थिति है, संघट्ट के पूर्व। जब यह पिंड इसको टक्कर मारेगा और टक्कर के बाद दोनों पिंड संयुक्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे। ये पिंड था ए और ये पिंड बी, इसका द्रव्यमान m1, इसका m2, और ये दोनों क्या हो गए, संयुक्त हो गए, और संयुक्त होके एक ही बड़ा सा पिंड बन गया। अब यह जो पिंड है वो भी वेग से गति करने लगा। तो ये क्या, संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात, समझ गए इस बात को। टक्कर के बाद दोनों पिंड संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर अब गति करते हैं, कितने वेग से, भी वेग से। किस दिशा में, इसी पिंड की दिशा में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट। एक विमीय मतलब एक ही दिशा में गति करें। कैसे लिखेंगे कि माना ए और बी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। पिंड ए u1 वेग से स्थिर अवस्था में रखे पिंड बी से अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है, तथा संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर उसी दिशा में स्मॉल भी वेग से गति करने लगते हैं। क्लियर? तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, माना ए और बी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। पिंड ए स्थिर रखे, पिंड ए वेग u1 से स्थिर रखे पिंड बी से अप्रत्यास्थ संघट्ट करता है, तथा संघट्ट के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर
संयुक्त होकर उसी दिशा में भी वेग से गति करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, आप इसको लिख सकते। क्या करेंगे हम, संघट्ट के पहले इन दोनों की स्थिति निकालेंगे और फिर संघट्ट के पश्चात की निकालेंगे। तो देखिए अब हम हेडिंग बनाएंगे संघट्ट के पूर्व। संघट्ट के पूर्व, ठीक है। तो क्या करें हम, पिंड ए का संवेग, बराबर कितना हो जाएगा, m1u1। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। पिंड बी का संवेग, तो इसका द्रव्यमान कितना m2 और वेग कितना है 0, तो कितना आ जाएगा m2 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, कुल संवेग तो दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, m1u1 ही आएगा, प्लस 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो कुल संवेग कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, फिर निकालेंगे इसी प्रकार गतिज ऊर्जा निकालेंगे। पिंड ए की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 1/2 द्रव्यमान m1 और वेग कितना u1। पिंड बी की गतिज ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, देखिए पिंड बी की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि पिंड बी का वेग कितना है 0, तो क्या आएगा 1/2 m2 और u2 स्क्वायर, तो u2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। कुल गतिज ऊर्जा निकालें, कुल गतिज ऊर्जा, तो दोनों गतिज ऊर्जाओं को जोड़ देंगे, इसको मैं K1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, कुल गतिज ऊर्जा K1, K ही लिखते हैं, K से भी लिख सकते हैं। मैं पहली गतिज ऊर्जा है मतलब संघट्ट के पहले की, तो इसको 1 दे रहा हूँ, संघट्ट के बाद वाली आएगी उसको K2 नाम दूंगा। तो क्या आ जाएगा, K1 बराबर 1/2 m1u1 स्क्वायर, और प्लस बी की जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, K1 बराबर 1/2 m1u1 स्क्वायर। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे संघट्ट के पश्चात। संघट्ट के पश्चात, तो संघट्ट के बाद क्या हो गया, पिंड, दोनों ही पिंड मिलकर एक बड़ा सा पिंड बन गया जिसका द्रव्यमान है m1 प्लस m2। ठीक है, तो सीधा ही लिख दो, क्या हो जाएगा, कुल संवेग। अब अलग अलग निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग पिंड बचे ही नहीं है, दोनों मिलके एक ही पिंड बन गया। तो सीधा लिख रहा हूं कुल संवेग, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस m2 द्रव्यमान इंटू वेग, वेग कितना है इसका v, तो कुल संवेग कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 वेग v। कुल गतिज ऊर्जा, इसको K2 मान लो, तो क्या होता है 1/2 द्रव्यमान, तो द्रव्यमान m1 प्लस m2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर। समझ गए ना, कुल गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर और 1/2 पहले। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब फिर से वही चीज लिखेंगे, क्योंकि संघट्ट कैसा है, अप्रत्यास्थ, तो अप्रत्यास्थ में क्या होता है, संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। चूंकि संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, इसलिए
संवेग तो संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, किंतु गतिज ऊर्जा, किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, संरक्षित नहीं रहती है, नहीं रहती है मतलब गतिज ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। इसलिए संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से तो क्या होता है, संघट्ट के पूर्व, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात कुल संवेग, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। ठीक है, तो दोनों ही हम निकाल चुके हैं। तो देखिए संघट्ट के पूर्व कुल संवेग कितना आया था, m1 u1 बराबर संघट्ट के पश्चात कुल संवेग m1 प्लस m2 इंटू v। ये संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, ये संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। यहाँ से हम v का मान निकालेंगे तो m1 प्लस m2 से भाग दे देंगे और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख लेंगे। तो v बराबर आ जाएगा m1 u1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो गया, भी ज्ञात हो गया। भी मतलब संयुक्त पिंड का संवेग, ये समीकरण नंबर, यानी कि जो पिंड संयुक्त हो गया है, दोनों पिंड जुड़ चुके हैं, वो जुड़े हुए पिंड इतने वेग से गति करें। ठीक है, तो ये क्या होगा, संयुक्त पिंड के वेग के लिए व्यंजक, यानी कि संयुक्त पिंड के वेग के लिए व्यंजक, यह संयुक्त पिंड के वेग के लिए व्यंजक है, व्यंजक है। ठीक है, संयुक्त पिंड इस वेग से चलेगा। ठीक, अब हमें पूछा है कि गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है, तो वो हानि ज्ञात करनी है। तो हानि कब होती है, जब पहले वो ऊर्जा ज्यादा रही हो, संघट्ट के बाद में ऊर्जा कम हो गई हो, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा में हानि हुई है। यदि बाद में कोई चीज़ घट जाती है तो इसका मतलब हानि हुई है, यदि बाद में कोई चीज़ बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा में हानि हो जाती है, इसका मतलब संघट्ट के बाद में गतिज ऊर्जा कम हुई है। तो हम गतिज ऊर्जा में कितनी कमी हुई है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि कितनी हानि हुई है उसको मैं डेल्टा के से लिख ले रहा हूं। तो डेल्टा के बराबर k1 माइनस k2। कितनी हानि हुई है, पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटा देंगे तो हानि हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की और बाद में हमने बेची उसको 70 रुपये का, तो कितनी हानि हुई, कि जितने की खरीदी है और जितने की बेची है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही हानि माना जाएगा। तो 100 की खरीदी 70 की बेची, तो 100 माइनस 70 यानी कितना, 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा घटा देंगे। k1 और k2 के मान है हमारे पास, दोनों मान रख दें। तो देखिए डेल्टा k बराबर, k1 का मान आया था 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस k2 का मान आया था 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। क्लियर, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, डेल्टा k बराबर, दोनों में से 1/2 तो आ गया बाहर, क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v का मान हमने समीकरण 1 में निकाला है, v का मान रख दें। v का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो v का मान हम समीकरण 1 से रख रहे हैं, तो डेल्टा k बराबर 1/2 जैसे का जैसा, जे भी जैसे का जैसा,
माइनस m1 प्लस m2 भी जैसे का जैसा। भी का जो मान है वो लिख दीजिएगा। तो भी का मान कितना था, m1 u1 बटे m1 प्लस m2। भी की वैल्यू यही आई है। भी के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखना, इसके ऊपर मैं अलग स्क्वायर कर दूं और इसके ऊपर अलग स्क्वायर कर दूं। समझ गए ना, जो मैंने भी का मान रख दिया अपना। देखिए, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। तो डेल्टा के बराबर 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस, ये अलग अलग स्क्वायर कर दें तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटे कितना बचेगा, m1 प्लस m2, क्योंकि एक घात क्या हो गई, इसकी कैंसिल हो गई। ठीक है, देखिए इसके आगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, इसके बटे में एक मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो देखिए डेल्टा के बराबर 1/2 जैसे का जैसा। m1 प्लस m2 तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। इसका इधर गुणा हो जाएगा और 1 का इधर गुणा होगा। जब 1 का इधर गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। और इस पूरे ब्रैकेट का इधर गुणा कर रहा हूँ, तो पहले इसमें m1 का गुणा कर रहा हूँ और फिर इसमें m2 का गुणा कर रहा हूँ। जब m1 का गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर जैसे का जैसे। ये m1 का गुणा हो गया इसमें। अब इसमें m2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 m2 और u1 स्क्वायर जैसे का जैसे। पहले m1 का कर दिया इसमें गुणा और फिर m2 का कर दिया। इधर 1 का करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो माइनस की m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर। क्लियर। देखिए जे प्लस का है और जे माइनस का कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा के बराबर 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2। क्लियर। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो नियतांक है उसको अलग कर दूं मैं। तो नियतांक इसमें क्या है, m1 m2 नियतांक है, क्योंकि टक्कर से उनके द्रव्यमान थोड़ी बदल रहे हैं, सिर्फ वेग बदल सकता है। तो देखिए डेल्टा के बराबर ये आ जाएगा 1/2 m1 m2 बटे m1 प्लस m2। ये नियतांक को मैंने अलग लिख दिया और u1 स्क्वायर को अलग लिख दिया। तो यही हमारे संघट्ट के पश्चात ऊर्जा में कितनी हानि हुई थी उसके लिए व्यंजक है, यानी अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है। नीचे लिख देंगे, यही ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है, ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऊर्जा की हानि हुई है, जी हम कैसे बता पाएंगे कि ऊर्जा की हानि ही हुई है। तो देखिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसका सत्यापन करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो जाता है, नोट करके लिख लेना। ठीक, तो देखिए मैं नोट करके लिख रहा हूँ, K1 बटे K2 बराबर, K1 और K2 के मान आए थे, उन मान को रख दीजिए। K1 का मान कितना आया था, 1/2 m1 u1 स्क्वायर और K2 का मान आया था 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, K1 बटे K2 बराबर m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 जैसे का जैसा। भी की वैल्यू रख दें, वो समीकरण 1 से जो निकाली थी, कितनी थी, m1 u1 बटे m1 प्लस m2, यही थी ना। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, भी की वैल्यू समझ गए ना, भी बराबर जो आया था ना, m1 u1 बटे m1 प्लस m2। मैं इस बात को सिद्ध कर रहा हूं कि सच में ऊर्जा की हानि हुई थी। तो देखिए ये जैसे का जैसा, ये भी जैसे का जैसा, इस पे अलग अलग स्क्वायर कर दें तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखिए एक m1 प्लस m2 से तो एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, एक m1 से एक m1 भी कैंसिल हो गया, और u1 स्क्वायर से
U1 स्क्वायर कैंसिल। जो बचा है ना बटे के नीचे बटे, उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा K1 बटे K2 बराबर क्या बचा, देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक M1 बचा है और ये M1 प्लस M2 बचा है, इसकी एक घात, तो बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो M1 प्लस M2 बटे M। राइट साइड में कौन सा अंश बड़ा है या हर बड़ा है, यानी कि M1 प्लस M2 का मान ज़्यादा आएगा या M1 का मान ज़्यादा आएगा, इसी का मान ज़्यादा आएगा, इसका मान कम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो दो द्रव्यमानों का योग है और ये तो सिर्फ एक ही द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि M1 प्लस M2 का जो मान है वो M1 से अधिक होगा। तो राइट साइड में ऊपर वाली राशि बड़ी है, नीचे वाली राशि छोटी है, तो लेफ्ट साइड में भी ऊपर वाली राशि क्या होगी, अधिक होगी और नीचे वाली राशि कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि संघट्ट के पहले उसकी गतिज ऊर्जा अधिक थी, संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा कम हो गई है। जब संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा कम हो गई है तो वो ऊर्जा कहाँ गई, कहीं ना कहीं चली गई, मतलब ऊर्जा की हानि हुई है। कहाँ पर गई होगी जो ऊर्जा, जैसे जब टक्कर होती है तो टक्कर होने में कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, कुछ आवाज़ आती है, तो कुछ ऊर्जा हमारी ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई होगी। कुछ चिंगारी भी उत्पन्न होती है, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो आग सी भी उत्पन्न होती है, तो कुछ ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो गई होगी। टक्कर से वे दोनों वस्तुएं थोड़ा गर्म भी हो सकती हैं, तो कुछ ऊर्जा हमारी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हुई होगी। ठीक है, तो टक्कर के बाद कुछ ऊर्जा की कमी हो गई थी, ये ऊर्जा कहाँ गई, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में तथा प्रकाश ऊर्जा के रूप में नष्ट हुई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की सदैव हानि होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न, शक्ति, पावर, शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक्ति, पावर। तो शक्ति क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु प्रति सेकंड जितना अधिक कार्य करती है उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूं मैं, जो दो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपना अलग काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उतना ही काम अलग से कर रहा है। तो एक व्यक्ति ने उस कार्य को क्या है पहले खत्म कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने कुछ समय बाद खत्म किया। तो दोनों व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता तो है, यानी दोनों ही व्यक्ति उस कार्य को कर सकते हैं, तो दोनों व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमता है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की शक्ति अलग अलग है। जिस व्यक्ति ने कार्य को पहले खत्म कर दिया उसकी शक्ति ज़्यादा है, जिस व्यक्ति ने उस कार्य को बाद में ख़त्म किया उसकी शक्ति कम है। क्यों, क्योंकि जिसने पहले ख़त्म किया उसने प्रति सेकंड ज़्यादा काम किया, इसलिए उसका काम पहले ख़त्म हो गया। दूसरा व्यक्ति जिसने बाद में उसका काम खत्म हुआ उसने उसकी अपेक्षा प्रति सेकंड कम काम किया। तो जो व्यक्ति प्रति सेकंड अधिक कार्य करता है उसकी शक्ति अधिक होती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती थी, किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है इसमें कार्य करने की क्षमता तो दोनों में है, मतलब ऊर्जा दोनों में है, लेकिन दोनों की शक्ति अलग अलग है। क्लियर, तो किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी व्यक्ति या किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं तथा इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब यहाँ पावर, P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना
या ऐसे लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्मॉल टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति बराबर, फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, या इसी को क्या लिख सकते हैं, P बराबर W बटे टी। जो हमारा क्या हो जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर W बटे टी। यहां से इसका मात्रक निकालें तो देखिए W मतलब कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। तो यहां लिख रहा हूं मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्या हो जाए, कार्य का जूल और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं, जिसे वाट कहते हैं। ठीक है, इसका यहीं से विमीय सूत्र निकालें, तो मैं विमीय सूत्र भी निकाल रहा हूं, देखिए इधर निकाल दे रहा हूं। विमीय सूत्र शक्ति का, देखिए कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mL2 और T-2 होता है, और समय का क्या हो जाएगा T। ये T ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -1, और -2 पहले से है तो क्या बन जाएगा, mL2 T-3। तो इसका विमीय सूत्र होता है mL2 T-3। शक्ति कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश है, क्योंकि शक्ति किस पर डिपेंड है, कार्य पर और समय पर, और कार्य भी अदिश होता है, समय भी अदिश होता है, इसलिए शक्ति कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक, चलिए यहां से इसके 2-3 फॉर्मूले और भी बन जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके लिख लेना ये फॉर्मूले। देखिए P बराबर क्या होता है, W बटे टी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला P बराबर W बटे टी होता है ना, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, और बटे टी जैसे का जैसा। ठीक है, देखिए विस्थापन बटे समय क्या होता है, विस्थापन बटे समय वेग होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो इसकी जगह मैं वेग लिख सकता हूं, तो क्या बच जाएगा, F जैसे का जैसा, और इसकी जगह लिख दिया हमने वेग, तो एक फॉर्मूला इसका जी बन गया। ठीक है, तो कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और भी लिख दूं, P बराबर क्या होता है, W बटे टी। मान लीजिए हमने किसी वस्तु को नीचे से ऊपर उठाया कुछ ऊंचाई तक, तो उठाने में जो कार्य किया है वो कार्य कहाँ गया, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। ठीक है, किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन होती है जो मैंने बोली है वही होती है, फॉर्मूला होता है mgh। तो क्या बन जाएगा इसका, W की जगह हो जाएगा mgh और बटे टी जैसे का जैसा, तो एक इसका फॉर्मूला जे भी बन जाएगा, P बराबर mgh बटे टी। ठीक है, चौथा एक और चीज लिख दे रहा हूं, देखिए शक्ति का MKS मात्रक होता है वाट, लेकिन शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, तो शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब अश्व यानी घोड़ा, अश्व शक्ति HP यानी हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, शक्ति को कहाँ से लिया गया, घोड़े की शक्ति से लिया गया है।
शक्ति का व्यावहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है। ठीक है, इसके आगे 5वां पॉइंट भी लिख रहा हूं। एक अश्व शक्ति बराबर आपने पढ़ा होगा 740 वाट होते हैं। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 740। 6वां पॉइंट लिख लेंगे। शक्ति का औद्योगिक मात्रा वो होता है किलोवाट। ठीक है, तो लिख सकते हैं शक्ति का औद्योगिक मात्रक किलोवाट होता है। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? इसका मतलब किलोवाट, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। किलो का मतलब होता है 1000, बाकी जो वाट जैसे का जैसा, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब आता है हमारा अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KWH, 1 KWH किलोवाट हॉवर। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि यदि 1 किलोवाट की शक्ति 1 घंटे तक उपयोग में ली जाती है तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, यदि 1 किलोवाट की शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। 1 किलोवाट की शक्ति या विद्युत शक्ति भी बोल सकते हैं, 1 किलोवाट की शक्ति का 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो उस शक्ति को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट लिख सकते हैं ना। देखिए, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में अभी हमने पढ़ा था ना 1000 वाट होते हैं। 1 घंटा में कितनी सेकंड होती है? तो 1 घंटा में होती है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड। देखिए, ये तो हुआ 10 की घात 3 और ये हुआ 10 की घात 2। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 36 गुणे 10 की घात 5 और वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब कोई भी संख्या 10 की घात के रूप में लिखी होती है तो उसके आगे जो भी लिखा होता है, जो भी संख्या लिखी होती है, उसका न्यूनतम मान होना चाहिए 1 और अधिकतम 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान देना, न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? 1 और अधिकतम 10 से कम। 10 नहीं होना चाहिए, 10 से कम, यानी 1 अंक में मान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? 10 से ज़्यादा है, मतलब 36 क्या है? 10 से बड़ा है। तो अभी इसमें दशमलव चिन्ह कहाँ पर है? 36.0, यानी कि अभी 36 के बाद है दशमलव, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो क्या करना है? हमें दशमलव चिन्ह 1 अंक इधर लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम 10 से गुणा करेंगे और इसमें 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग देंगे तो उससे तो ये कितना आ जाएगा? 3.6। और जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी।
क्योंकि इसकी एक घात बढ़ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या में हम जितने से गुणा कर रहे हैं उतने से भाग दे देंगे तो कोई अंतर नहीं आता। तो हमने क्या कर दिया, इसमें 10 से भाग दे दिया और 10 से गुणा कर दिया। भाग देने से बन गया 3.6 और गुणा करने से क्या हो गया, इसकी घात 1 बढ़ गई। ठीक, और वाट इंटू सेकेंड का मतलब क्या होता है, जूल होता है। जूल जी हमने बताया था ना, P बराबर क्या होता था, W/T। तो वाट बराबर जूल इंटू सेकेंड, त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड बराबर जूल। तो वाट इंटू सेकेंड की जगह क्या लिख दिया मैंने, जूल लिख दिया। 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिख दें, 1 kWh लिख दें। तो 1 kWh बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा और शक्ति में अंतर लिखिए। तो एक तरफ क्या करेंगे, हम ऊर्जा लिखेंगे, एनर्जी, और दूसरी तरफ शक्ति। समझ गए ना। तो देखिए दोनों में बहुत ही आराम से हम अंतर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी। ऊर्जा की डेफिनेशन होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति की क्या हो जाएगी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ऊर्जा में इसका MKS या SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका MKS मात्रक क्या होता है, वाट। तो दूसरा पॉइंट दोनों का मात्रक लिख देंगे। तीसरा पॉइंट दोनों का विमीय सूत्र लिख देंगे। तो विमीय सूत्र में क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र होता है, जो कार्य का विमीय सूत्र होता है वही ऊर्जा का होता है। तो इसका विमीय सूत्र mL2T-K2 होता है। ठीक है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-2। शक्ति का अभी निकाला था, इसका विमीय सूत्र होता है mL2T-K3 होता है। ठीक, 3 पॉइंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो समय पर निर्भर नहीं करती है। ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, लेकिन शक्ति जो होती है वो समय पर निर्भर करती है। क्योंकि P बराबर क्या था, W/T। तो T पर निर्भर करती है शक्ति, लेकिन ऊर्जा या कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है, शक्ति समय पर निर्भर करती है। ठीक है, शक्ति के आधार पर कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है और कोई मशीन 150 जूल कार्य 30 सेकंड में कर सकती है। मान लीजिएगा कि कोई मशीन 150 जूल कार्य को 30 सेकंड में कर सकती है, तो उस मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को लिखूं, एक मशीन 30 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया है इसमें, सबसे पहले समय दिया है T बराबर 30 सेकंड, कार्य दिया है W बराबर 150 जूल, शक्ति P बराबर क्वेश्चन मार्क। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो P बराबर W/T मान रख दें, तो 150/30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जे भी कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो उस मशीन की शक्ति कितनी होगी, 5 वाट। हमारा क्वेश्चन है, एक पंप की शक्ति 1 किलोवाट है
वो 50 मीटर की ऊंचाई तक 1 घंटे में कितना जल उठा सकेगा। मतलब कोई मशीन है, कोई मोटर है जिसकी शक्ति है 1 किलोवाट और उसको पानी को उठाना है कितनी ऊंचाई तक, 50 मीटर की ऊंचाई तक, यानी 50 मीटर की ऊंचाई पे कोई टंकी रखी है, उसमें पानी को भेजना है। तो 1 घंटे में वो कितना पानी को उठा सकता है, कितना पानी उस टंकी में पहुंचा सकता है, उस पानी का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, दिया है P बराबर 1 किलोवाट। इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 वाट। फिर इसके बाद क्या दिया, ऊंचाई दी है H बराबर 50 मीटर, समय दिया है T बराबर 1 घंटा। तो इसको MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, कितना जल उठा सकेगा, यानी जल का द्रव्यमान M बराबर क्वेश्चन क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर W बटे T, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर, देखिए ऊंचाई पर उठा रहा है तो उठाने में जितना कार्य किया जाएगा वह कार्य पानी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा mgh बटे T, लिख देना, चूंकि W बराबर क्या हो जाएगा, mgh। यहां से हमें m का मान निकालना है, तो m का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m बराबर, देखिए T का तो इधर गुणा हो जाएगा और gh से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा P गुणे T बटे gh। इनके मान रख दो, तो m बराबर P का मान कितना, 1000, T का मान 3600 बटे G का मान कितना होता है, 10 होता है, या 9.8 भी लिख सकते हैं, दिया नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, और H का मान है 50। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दें तो 5 से जे कट जाएगा 200 बार, 200 का 36 से गुणा करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 36 दूनी 72 और 2 जीरो जैसे का जैसे, तो वो 7200 किलोग्राम पानी क्या करेगा, 1 घंटे में वो पंप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ा देगा। ओके, सवाल है, एक पंप नदी से पानी खींचकर उसे ऊंची टंकी में चढ़ाता है। टंकी की ऊंचाई 50 मीटर है और उससे 1 घंटे में 10.8 घन मीटर जल चढ़ाना है। पंप की न्यूनतम शक्ति ज्ञात कीजिए। और आगे भी बताया है कि जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तथा G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी जी हमें सवाल में दिया गया है। तो देखिए क्या क्या दिया है वो लिख लीजिएगा। दिया है टंकी की ऊंचाई यानी कि H बराबर 50 मीटर, समय T बराबर 1 घंटा, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। 10.8 घन मीटर जल चढ़ाना है, यानी जल का आयतन दिया है। घन मीटर क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तो घन मीटर। तो आयतन दिया है, तो आयतन को मैं V से लिख दूं, V बराबर 10.8 घन मीटर। ठीक है, V मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। पंप की न्यूनतम शक्ति P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो चीज और दी है, जल का घनत्व, घनत्व D बराबर, D मतलब डेंसिटी, कितना दिया 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और G का मान भी दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हमें सवाल में दिया है। अब हमें क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, देखिए P बराबर होता है W बटे T। W और W क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। कार्य कौन सा, यानी वो पंप क्या कर रहा है, 50 मीटर की ऊंचाई पर जल को चढ़ा रहा है। तो चढ़ाने में जितना कार्य किया जाएगा वही स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। क्लियर।
तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh/T, यानी ऐसा हो जाएगा, आपको लिखना नहीं है। P बराबर W/T, W की जगह क्या हो जाएगा, mgh/T। तो हमें P का मान ज्ञात करना है, तो P किस किस पे डिपेंड है, M पर, G पर, H पर, T पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास T का मान है, H का मान है, G का मान है, M का मान नहीं है। तो पहले हमें M का मान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ द्रव्यमान M बराबर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़े, आयतन इंटू घनत्व। ये दोनों चीज हमें दी गई है। आयतन कितना दिया है, 10.8 घन मीटर। घनत्व कितना दिया, जे दिया है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, देखिए जे घन मीटर से तो ये घन मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो जल का द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम वही फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। अब P बराबर क्या होता है, W/T, या P बराबर mgh/T, चूंकि W बराबर होता है mgh। मान रख दें, तो देखिए M का मान 10.8 × 10⁻³ G का मान 10, H का मान 50 और बटे T का मान 3600। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्लियर, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए P बराबर 36 से जो कट जाएगा 108, 3 बार 36 थी कितना होता है, 108 होता है, तो जे कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बचा है, ऊपर 3 बचा, 5 बचा और 10⁻³ बचा, और बटे नीचे सिर्फ 10 बचेगा। देखिए इधर कर रहा हूँ, P बराबर 1 0 से जो 1 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 100, और जे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, तो 15 × 100, तो P बराबर आ जाएगा 1500 वाट, यानी उस पंप की शक्ति होगी 1500 वाट। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन